Hello everyone, good morning to all of you. Myself Dr. MS खान लेकर आए हैं फिज़िक्स। और हम लोग फिज़िक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था कोलिज़न। तो कोलिज़न के माने होते हैं टक्कर। बॉडी को आप आए दिन देखते हैं कि वो एक दूसरे से कोलाइड करता रहता है, टकराता रहता है। तो हम लोग उसके एनर्जी को, उसके मोमेंटम को टकराने के पहले और टकराने के बाद का फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी जो है टकरा रहा है, तो अगर मोशन में है बॉडी और मोशन में रहते हुए टकराता है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो चेंज कर सकता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। हो सकता है कि वो साउंड में चेंज कर जाए, हो सकता है वो हीट में चेंज करे, हो सकता है किसी और भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करे। तो यहाँ पर जब मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो टकराने के बाद जो चेंज करेगा उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोलिज़न जो चैप्टर है उसकी बात अगर हम लोग करें तो इसमें जो है ज़्यादातर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया गया है, क्योंकि जब कोई बॉडी है और वो मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होगा। क्योंकि मोमेंटम को फाइंड करना है तो मास इनटू वेलोसिटी से फाइंड करते हैं। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। और फिर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ ही जुड़ा हुआ है। आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m के इक्वल होता है। p यहाँ पर मोमेंटम है। तो देख क्या रहे हैं कि जब मोमेंटम चेंज करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करता है। और जनरल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का हम और आप जानते हैं कि वो 12mv² होता है। तो आज बात करेंगे इलास्टिक कोलिज़न, जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि कोलिज़न जो है वो 3 तरीके से होता है। एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिज़न, जिसमें एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने से पहले और टकराने के बाद वो बॉडी का कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। और उसके बाद अगर हम मोमेंटम की बात करें तो ये भी टोटल जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम टकराने से पहले और बॉडी के टकराने के बाद कंजर्व होता है। हम लोग बात करेंगे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब टकराता है तो काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम उसका चेंज करता है। यानी जो बॉडी मूव कर रहा है उस बॉडी का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है दूसरे बॉडी से जब टकराता है तो टकराने के बाद उसका जो मोमेंटम होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज करता है। सम ऑफ टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात करें वो कंजर्व रहता है, लेकिन एक बॉडी का जो पहले मोमेंटम था या काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद उसके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज जो कर रहा है इलास्टिक कोलिज़न में, जिसे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कह रहे थे, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग E=1 के रूप में जानते हैं। तो स्टूडेंट, इस बोर्ड में जो हमने आज डिस्कस करने की कोशिश किया है वो है कोलिज़न के चैप्टर से, और इसमें लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिज़न। काइनेटिक एनर्जी का जो सम है टोटल, वो टकराने से पहले यानी बिफोर कोलिज़न और आफ्टर कोलिज़न कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन एक बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है, इस बॉडी का अगर इससे ये टकराता है तो इसका जो पहले काइनेटिक एनर्जी होगा टकराने के बाद हो सकता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करे। तो यही जो हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसका फाइंड करने वाले हैं, वो यहाँ का आज टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, देख क्या रहे हैं हम लोग कि एक बॉल है, ठीक है, इसमें जो कोलिज़न है वो परफेक्टली इलास्टिक है। और जब ये इससे टकराता है, जिसका मास m2 है और जो टकरा रहा है उसका मास m1 है, इसकी स्पीड u1 है, और जिससे टकरा रहा है वो u2 है। लेकिन अभी हमने सपोज किया कि ये u2 जो है वो 0 है। तो जब ये टकराएगा इससे, पिछली क्लास में बताया कि अगर दोनों का मास सेम है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इसको मिल जाता है और इसका जो वेलोसिटी है वो इसको मिल जाता है। तो कंप्लीट जो है मास अगर सेम रहेगा तो वहाँ कंप्लीट उसकी काइनेटिक एनर्जी
एक बॉडी का दूसरे बॉडी में चेंज करता है, यानी 100% काइनेटिक एनर्जी पहले वाले बॉडी में जो होगा वो दूसरे वाले में चला जाएगा, और दूसरे वाले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाले में जाएगा। लेकिन ये कंडीशनली है कि दोनों का मास सेम होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जब मास सेम रहेगा तो वो एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाता है, और जब वेलोसिटी एक्सचेंज करता है, मास यहाँ पर सेम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी एक्सचेंज करता है। और इस सब की भी बात करेंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं क्या कि दो बॉल है और एक बॉल जिसका मास m1 है, उसकी स्पीड u1 है, ये सेम डायरेक्शन में m2 के साथ जो कि रेस्ट में है टकराता है। टकराने वाली कंडीशन ये है, और ये टकराने के बाद का स्थिति है, पहले भी बताया है, जिसमें मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है। जब ये इससे टकराएगा तो इस तो रेस्ट में है, लेकिन टकराने के बाद ये रेस्ट में रहेगा ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इसकी स्पीड है तो इसको भी कुछ न कुछ स्पीड इसी वाला इसको मिलेगा। अब ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है और इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है। यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी इसका देखें तो हाफ m1² और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसका 0 है। टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या यही रहेगा, या टकराने के बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ जब टकराएगा एक बॉडी दूसरे से तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा। और यहाँ पर एक्सचेंज तब करेगा दोनों, उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, या उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी, जब दोनों का मास सेम होगा। लेकिन हम यहाँ पे मास डिफरेंट लिया है। हमने एक बॉडी को स्टेशनरी कहा है, सेकेंड वाले बॉडी को, और ये m1 और m2 के मास में जो है बटा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये कोलिजन यहाँ पर है, और ये कोलिजन जो पिछले क्लास में बता रहे थे वही कोलिजन को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इसमें टोटल एनर्जी जो इन दोनों का होगा, काइनेटिक एनर्जी का सम जो होगा वो, और टकराने के बाद का जो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन एक दूसरे से काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। मिसाल के तौर पे अगर इसके पास 10 जूल है और इसके पास 0 है, रहेगा सिस्टम में 10 ही जूल, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे में बढ़ जाएगा। 10 वाला हो सकता है इससे टकराए तो कम हो जाए, इसके पास अभी 0 है तो ये इंक्रीज कर जाए। अगर इसके पास 7 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है, इसके पास पहले 0 था तो 7 वाला कहाँ गया, पहले 10 था अब 7 हो गया, तो ये 3 जूल कहीं ना कहीं तो गया, ये दूसरे वाले बॉडी को मिल गया जो रेस्ट में था। तो इस तरह से सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम अगर कहें तो वो कंजर्व होगा, लेकिन ये कंजर्व कह रहे हैं पूरे सिस्टम को। वन बॉडी की अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें और दूसरे बॉडी का एक दूसरे से, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे का क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसी को समझाना है आज, और इसी को हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि बिफोर कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इसका है हाफ m1u1², इसकी बात कर रहे हैं। और इससे जो मतलब टकराया, तो टकराने के बाद अब इस u1 का जो वेलोसिटी है वो v1 हो गया, तो हम इसी का जो ऐसे खींचे हैं वो यहाँ दिखा रहे हैं। आफ्टर कोलिजन जो इस बॉडी का वेलोसिटी u1 था पहले, टकराने से पहले, वो v1 हो जा रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1v1²। तो इसमें चेंज जो हुआ काइनेटिक एनर्जी का वो क्या हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर देखेंगे तो वो होगा हाफ m, यहाँ पे m1 है तो m1 u1² माइनस हाफ m1v1। देख क्या रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर हम लोग यहाँ पर पहले ही दिखाया था यहाँ, और वही चीज़ यहाँ फिर से लिख रहे हैं, तो m1 कॉमन ले लिया, u1² माइनस v1², ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर?
काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो है वो हाफ m1u1 है, और यही बॉडी दूसरे वाले बॉडी से टकराने के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो हाफ m1v1 हो रहा है। लेकिन अब जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा, तो इसी का काइनेटिक एनर्जी जो चेंज किया वो हाफ m1u1 माइनस v1 के रूप में हुआ। तो हम अगर फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, क्या करें, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वो यहाँ पर अगर लेंगे तो वो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो यहाँ पर आप इसी के वैल्यू को अगर लिखेंगे तो ये आएगा हाफ m1u1 माइनस v1 बाई आपका इनिशियल जो टकराने से पहले का था वो ये है। डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाई जो चेंज काइनेटिक एनर्जी का है वो ऊपर में है, और जो इनिशियल जो टकराने से पहले का काइनेटिक एनर्जी है वो लिख रहे हैं। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस v1 बाई u1 का स्क्वायर के रूप में आएगा। अब v1 को अगर हम जानते हैं पहले वाले इक्वेशन में कि वो इक्वेशन होता है v1 का जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2u1 प्लस 2m2u2 बाई m1 प्लस m2। तो ये जो है v1 यहाँ दिख रहा है, क्या हम उस v1 की जगह पर ये जो इक्वेशन है उसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो फिर वो इक्वेशन जो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो ये है, और इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। इस पर हम पूरे पे स्क्वायर बटे, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि क्या चेंज कर रहा है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी पहले था इससे टकराने के बाद अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर हाफ m1v1 है। तो फ्रैक्शनल जो चेंज हुआ इन दोनों में वो चेंज जो है वो यहाँ पे 1 माइनस v1 बाई u1 का होल स्क्वायर, या इसी को मास के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्या हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि मास जो है, अगर हम यहाँ पर मास को इक्वल कह दें, सपोज करें कि दोनों का मास सेम है इज इक्वल टू 1। अब अगर यहाँ पर पहले ही लिख दें कि इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी दोनों का मास अगर सेम है, जिससे टकरा रहा है एक दूसरे बॉडी एक दूसरे से, तो उसका अगर मास सेम है तो m और m अगर 0 हो जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो बच रहा है वो 1 बच रहा है। तो अगर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी जो होगा, जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे 100% है। यानी कि अगर एक बॉडी जिसका मास m1 कहे थे, दूसरा बॉडी जिसका मास m2 कहे थे, लेकिन सपोज करें कि दोनों का मास सेम अगर है, दोनों का मास अगर सेम है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि u2 को 0 ही लिया जाए। अगर हम दोनों का मास सेम लेते हैं और यहाँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और वो भी 1 डायमेंशनल है, हेड ऑन कोलिजन है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज कर जाएगा इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर, या इसका जो काइनेटिक एनर्जी था वो चेंज कर जाएगा इसमें। तो कंप्लीट जो चेंज करेगा वो 100% जो हम लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसका जो वेलोसिटी मान लिया u1 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है और u2 जो है वो सपोज़ कर लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड सपोज़ करना है, और सपोज़ किया कि अगर इसका स्पीड 5 है और इससे जाके टकराता है जिसकी स्पीड u2 3 मीटर पर सेकेंड है, इट में भी ये u2 को हम अभी लिख रहे थे 0, तो ये 0 भी हो सकता है। हो क्या रहा है कि जो वेलोसिटी इसका है वो इसको मिल जाएगा, यानी u2 जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करेगा और जो u1 है वो
3 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि 100% जो है वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाता है, और जब वेलोसिटी 100% एक्सचेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 100% चेंज कर रहा है। तो फ्रैक्शनल चेंज जो है वो यहाँ पर 100% होगा। तब होगा जब दोनों बॉडी का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप समझ गए। लेकिन अगर सपोज कर लेते हैं कि इफ़ मास जो m2 लिया है वो m1 के मास से n टाइम्स है, सपोज m2 जो है वो इक्वल है m1 के n टाइम्स से, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर आएगा 4n/1 + n का होल स्क्वायर। क्या दिख रहा है? अगर हम लोग कहें कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा मास का, उतना जो है डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उतना उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज कम करेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम अगर है तो वो तब है जब उस दोनों मास के बीच का जो डिफरेंस है वो अधिक से अधिक है। मैक्सिमम डिफरेंस अगर मास का है तो वहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कम होगा, लेकिन जहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, डिफरेंस जहाँ बहुत कम है, फिर से एक बार इसको समझें कि जहाँ मास दो बॉडी जो इसको हम लोग m1 और m2 कह रहे थे, अगर यहाँ मास का डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसमें मास का डिफरेंस जैसे ऐसे समझ लें कि एक का मास है 10 kg और दूसरे का मास है 1 kg, तो यहाँ पर जो ज़्यादा का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो यहाँ पर मिनिमम होगा। और अगर हम बात करें कि जहाँ पर ये डिफरेंस कम से कम होगा तो वहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से इक्वेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं उस इक्वेशन से यही पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है, और जितना मास का जो दोनों बॉडी के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर अधिक है तो वहाँ उसका काइनेटिक एनर्जी कम से कम होगा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कम से कम होगा, और जहाँ पर मास का डिफरेंस कम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और आगे हम लोग फिर टॉपिक पे बढ़ते हैं। और आज जो है हम लोग बात करेंगे कि परफेक्टली जो है इलास्टिक कोलिजन, या अभी हम लोग एक टॉपिक को और लेकर चले, और वो जो टॉपिक है वो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वो भी ऑब्लिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये ऑब्लिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि दो बॉडी जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो सेम डायरेक्शन में चल रहा था या वन डायमेंशनल मोशन में था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हमने शो किया था। तो वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन अगर हो, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी बात हम लोगों ने यहाँ पर किया है। लेकिन अब यहाँ पर ऑब्लिक जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी जो है वो ये है, दूसरा बॉडी ये है, एक का मास m1 लिया था, ये u1 स्पीड है, इसका मास m2 और ये u2। ऐसा टकराता है कि ये बॉडी जो है इधर एक चला जाता है और एक इधर चला जाता है, इसको m1 कह देते हैं, इसको m2, और मेन रास्ते से ये θ1 एंगल पर है और ये मेन रास्ते से आपका θ2 है। यानी जब ये टकराता है m1 m2 के साथ तो ये ऑब्लिकली जो है मूव कर जाता है। ये आपका बिफोर कोलिजन है, क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये वाली जो है आपका वो है आफ्टर कोलिजन।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्लिक जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। और मोमेंटम की बात करें तो यहाँ वो भी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आप इन सारे इक्वेशंस को या जो भी यहाँ डाटा आ रहा है जिस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, उम्मीद है आप 1 बाय 1 समझ रहे होंगे। और इस तरह के जो कोलिजन है और उस कोलिजन में जो चेंज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, उसकी बात हमने किया है। और वो चेंज जो कर रहा है वो वन बॉडी से दूसरे बॉडी में कर रहा है, लेकिन जब सम करेंगे तो वो कांस्टेंट होगा और वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। वही की बात यहाँ कर रहे हैं जो मूव कर रहा है ऑब्लिकली, यानी अब यहाँ जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल है। हेड ऑन कोलिजन पहले था और अब जो है यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं और इसमें दिखा रहे हैं कि टकराया अगर ये तो ये इस तरह से मूव करता है अपने एक्चुअल पाथ से θ1 और θ2 पे जाता है। θ1 पे m1 चला जाता है और θ2 पे m2 चला जाता है। अगर हम इसकी वेलोसिटी को v1 कहें तो इसका जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन क्या दिखता है, लीनियर मोमेंटम, टोटल कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो इक्वल होगा लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उम्मीद है आप समझ गए। तो यहाँ पर जो है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन। देख क्या रहे हैं कि ये वाली जो है एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, लेकिन ये क्या है वाई और वाई डैश है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टोटल लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 के रूप में है और वाई एक्सिस पर अगर हम लोग या एक्स एक्सिस पर देखें, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई प्लेन में है, तो हम लोग को बारी बारी से इसको इस पे लाना होगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इस वाले डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसके सम के बराबर होगा। तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर m1 जो है वो θ1 के साथ जा रहा है, तो इसके लिए इसका जो मोमेंटम है इसको हम m1 v1 मोमेंटम कर रहे हैं, लेकिन ये चल रहा है 2 डायमेंशनल पे, इसको 1 डायमेंशन एक्स एक्सिस पे लाएंगे तो लिखेंगे cos θ1। इसको इस पर अगर आप लाते हैं तो ये हो जाएगा m2 v2 cos θ2। अब आप कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया m1 v1 cos θ1 के और m2 v2 cos θ2 के। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है एक्स एक्सिस पर, कौन से एक्सिस पर है ये, तो एलोंग एक्स एक्सिस पर। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम लोग इसको लिखें कि ये एलोंग एक्स एक्सिस पर जो होगा वो ये होगा, वाई एक्सिस पर भी होगा और वो भी इक्वली होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पर जो मोमेंटम होगा वो यहाँ कंजर्व होता है। और जो कंजर्व होता है, अब हम लोग इसको वाई एक्सिस पर अगर देखें, इसी फिगर में इसी तरह का जो कोलिजन है एलोंग वाई एक्सिस पर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आप समझो इसको। तो एलोंग वाई एक्सिस पे देखेंगे तो भाई साहब ये एक्स एक्सिस पर जा रहा था, वाई पे नहीं जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट वाई पे नहीं है, इसलिए ये 0 है। और वाई एक्सिस पर टकराने के बाद है, तो हम लोग पहले अगर लिख लें लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वही चीज़ होगा यहाँ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, पूरे का, ऐसा नहीं कि किसी एक का लेंगे। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एलोंग वाई एक्सिस पे अगर देखें तो यहाँ पर तो 0 दिख रहा है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर जो इसका कंपोनेंट है पहले बिफोर कोलिजन में वो यहाँ 0 है। वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट है वो इसका है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मूव कर रहा है, 1 डायमेंशनल पे लेकर गए एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ बन गया था ये मोमेंटम m1 v1 cos θ1 और दूसरे वाले बॉडी का बन गया है यहाँ पर m2 v2 cos θ2। लेकिन y एक्सिस पर जब जाएंगे तो यही मोमेंटम जो अभी यहाँ चेंज कर रहा था m1 v1 cos θ में y एक्सिस पे हो जाएगा m1 v1 sin
θ1, क्योंकि इसको अगर इस पे लाइएगा तो साइन के रूप में होगा और इसको इस पे लाइएगा तो यहाँ पर m2v2 sin θ2। देख रहे हैं क्या, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हम इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। देखने को मिल रहा है कि m1 v1 sin θ1 जो है माइनस m2 v2 sin θ2, यानी लीनियर मोमेंटम y एक्सिस पर जो ले रहे हैं दोनों बॉडी का, उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वाली m1 v1 sin θ1 इज इक्वल टू m2 v2 sin θ2। अगर हम यहाँ पे v1/v2 का रेशियो अगर निकालना चाहेंगे, v1/v2 का अगर रेशियो लेना चाहेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, और जो चेंज होगा वो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, v2 को यहाँ लाए हैं तो यहाँ ऊपर एक में क्या रहेगा, m2 sin θ2 और यहाँ m1 sin θ1। क्लियर है। अब है क्या कि θ1 जो है, अगर सपोज कर रहे हैं कि θ1 जो है या ऐसे सपोज क्या करना है, ये हमेशा कंपोनेंट जो दिखेगा दोनों, यानी यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये मोमेंटम इसका और इसका, इन दोनों के बीच जो एंगल है θ1 और θ2, इसका जो सम होगा वो हमेशा क्या होता है, 90 के इक्वल होता है। यानी जब भी ये टकराएगा दोनों एक बॉडी, और टकराने के बाद जब ये 2 डायमेंशन पे जाएगा तो हमेशा मैक्सिमम जो एंगल होगा वो सम θ1 प्लस θ2 जो है वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो θ1 प्लस θ2 जो है वो 90 के है। यानी अगर एक वैल्यू अगर θ1 है तो दूसरा जो वैल्यू होगा वो 90 माइनस θ1 होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो m1 और m2 अगर सेम है और एंगल भी यहाँ पर सेम है तो v1 और v2 जो है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज क्या कर रहे हैं कि ये अगर 45 से जाता है तो दूसरा वाला भी 45 से ही जाएगा, और मास दोनों का सेम है तो ये कैंसिल होके 1 आएगा। देखने को क्या मिल रहा है कि v1 और v2 अगर 1 है, इसका मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है टकराने के बाद वो सेम रहता है। लेकिन ये कंडीशनली है, हम लोग ऐसा सपोज किए हैं। अगर सपोज नहीं करें तो फिर हम लोग जो कंडीशन जो फिगर में है उसके अनुसार जो हमने फाइंड किया है उसी से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा। कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप जल्दी से इसको बनाइए। एक दीवार है और एक बॉल एम भी के साथ उसका मोमेंटम है आ रहा है, और जिस एंगल से आ रहा है ये 30 है और ये वाली भी 30 है। तो जितने एंगल से टकराया उतने ही एंगल से क्या हो गया, वापस हो गया। मोमेंटम भी ये है। तो फाइंड करिए चेंज इन मोमेंटम। ये सवाल मोमेंटम से है, लेकिन यहाँ जो कोलिजन है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कि इलास्टिक है, प्लास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो फिलहाल फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग देख रहे हैं कि एम बी माइनस, और देखिए ये वाला इधर आ रहा है तो पॉजिटिव और ये इधर आ रहा है तो निगेटिव, तो माइनस एम भी। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो चेंज दिख रहा है वो एक पाथ पे होना चाहिए, या तो ये वाला को कंपोनेंट इधर लेना होगा, ये वाला को इधर लेना होगा, या ये वाले को इधर लेना पड़ेगा, ये वाले को भी इधर। तो अगर आप दोनों को इधर लेंगे तो हम लिखेंगे कि एम भी, अगर इधर लेंगे तो एम भी कॉस, उधर के अनुसार आप देखिए तो कॉस 30 हो जा रहा है यहाँ पे, तो कॉस 30 लिखा। दूसरा जो हम लोग लिखेंगे वो भी क्या लिखेंगे, कॉस 30 लिखेंगे। तो देख रहे हैं क्या कि एम भी कॉस 30 माइनस, ये डिफरेंस को बता रहा है या चेंज को बता रहा है। फिर क्या है यहाँ पर माइनस एम भी कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करिएगा आप तो आएगा 2 MB कॉस 30 डिग्री, और 2 MB हो गया, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2।
2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। आंसर क्या दिख रहा है, √3mv। ये यहाँ पर मोमेंटम जो चेंज कर रहा है उसकी वैल्यू को दिखा रहा है। ये आपका आंसर है, आप देख लेंगे इसको और आप खुद से भी इसको बना सकते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ें और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस कह रहा है। तो ऑब्लिक जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए ये सब जो रूल्स हैं या जो हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया है उसके अनुसार आपको यहाँ पर बनाना है। चलिए क्वेश्चन और देख लें और दिखाएं ये कि मास m है, दूसरे का भी मास m है, 5 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है और इसका जो स्पीड है वो u है, ठीक है। या इसको आप टकराने के बाद ये जो है 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये वाला जो है आपका u को 0 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो है वो आपका v है, ठीक। अगर ये 30 पे जा रहा है, 30 डिग्री पर जा रहा है वो अपने एक्चुअल पाथ से, ये वाला, तो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ another body after perfectly elastic collision। तो जो मन में क्वेश्चन आता है मैं वही दे रहा हूँ, तो आपको उम्मीद है जो पढ़ाया है उसी पर ये बेस्ड है और आप इसे बना सकते हैं। देखो क्या आता है आंसर, चेक करिए। मास दोनों का सेम है, m और m, ये वाला टकराया, ये इधर गया 3 मीटर पर, 5 मीटर पर सेकंड था, अब जो गया वो 3 मीटर पर सेकंड से गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 है, टकराया, ये वाला इधर गया v के वेलोसिटी के साथ। इसी v को आपको फाइंड करना है। अगर ये 30 है तो मैक्सिमम जो जाएगा वो एंगल 60 पर जाएगा। हम लोग इसी को लेकर चलेंगे क्योंकि जब भी होगा इन दोनों के बीच का एंगल वो सम ऑफ 2 एंगल जो है वो इक्वल होगा 90 के। तो एक है 30 और दूसरा हो गया यहाँ पर 60। अब कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर लें जो आसानी से बन जाए, क्योंकि मुझे फाइंड करना है v। तो अभी अभी पढ़ाया था कि यहाँ पर जो v1 बाई v2 है वो इक्वल है m1 बाई m2 साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2। देख रहे थे आप। तो यहाँ पर एक का जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड और इसी को फाइंड करना है, जबकि मास दोनों का सेम है इसलिए कैंसिल हो गया। साइन 30 का वैल्यू हो जा रहा है, साइन 30 का वैल्यू हो जा रहा है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू हो जा रहा है √3/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√3। तो 1/√3 जो है वो इक्वल है v1/v2 के। v1 जो है वो 3 है तो 3√3 कह सकते हैं। तो v जो आया जो कि v2 के रूप में जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में ये v है। तो v जो आ रहा है या v2 जो हम लोग कह रहे हैं वो यहाँ पर आ गया v1 3 और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3√3 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर हो गया 3√3 मीटर पर सेकेंड जो इसकी वेलोसिटी है दूसरे वाले बॉडी का, वो यहाँ पे फाइंड करके। कुछ क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, चाहे वो हेड एंड कोलिजन हो या ऑब्लिक कोलिजन हो, उस पे कुछ क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पर देख लीजिए। एक कार को दिखा रहे हैं, कार ऑफ मास 2 kg सपोज कर रहे हैं is moving with 10 meter per second is colliding
head on collision on another car of mass 3 kg which is stationary. After collision, they move separately in a same direction. Find their velocity. ये क्वेश्चन हो गया और आपको इसका आंसर बनाना है। तो उम्मीद है आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन देखते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक का मास है 2 kg, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इससे टकराता है आगे वाली कार से। कार बनाया है नहीं है तो आप कार क्वेश्चन में है तो भाई साहब कारें बना दिया जाए। तो ये 2 kg का है, पुराने ज़माने का कार है, तो 2 kg का है और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ये टकराता है, सेम डायरेक्शन में एक और कार चल रहा है जिसका मास कितना है 3 kg है। तो इससे ये टकराता है जो कि ये रुका हुआ बिल्कुल टकराएगा। इसको U2 कह रहे हैं और यहाँ पर ये U1 मान लेते हैं, U1 U2 के रूप में बताए थे। और अब टकराने के बाद जो है जो वेलोसिटी हो जा रहा है वो 2 kg वाले का वो V1 है और दूसरा उसी मूव कर रहा है टकराने के बाद 3 kg वाले का वो V2 हो जाएगा। आपको V1 और V2 फाइंड करना है। फॉर्मूला पे सीधा जाएं और आप इसके आंसर को फाइंड करें। मिटा देते हैं क्योंकि सारा डाटा वहाँ पर हम दिखा दिए हैं, तो आसानी होगा इसको सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करेंगे? तो V1 जो है उसके लिए फार्मूला बताए थे, मास के साथ है यहाँ पर रिलेशन। तो क्या कहे थे देख लीजिए, m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। क्लियर है? और इसी को जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जो भी दिया हुआ है वैल्यू उसको आप यहाँ पुट करें। m1 और m2 ठीक है, ये 2 है माइनस ये 3 है और ये तो 0 है लेकिन ये आपका 10 है बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 प्लस 2 m2 आपका 3 है लेकिन u2 0 है और बाई 2 प्लस 3। तो देखने में क्या है 2 माइनस 3 1 तो माइनस 10 बाई 5 प्लस 0। तो आंसर आ गया माइनस 10 बाई 5 को भाई लिख सकते हैं माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। चल रहा था इधर टकरा के भाई साहब का स्पीड हो गया V1 वो माइनस 2 मीटर। तो वो सेम डायरेक्शन में नहीं गया, टकराया तो वो पीछे आया कितने की स्पीड से माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकल गया यहाँ पे। दूसरा फिर जो है उस V2 को फाइंड करिए। तो V2 को फाइंड करने के लिए डिफरेंस जो है फार्मूला ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। वो फार्मूला जो V2 के लिए था वो था m2 माइनस m1, यहाँ u2 है बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर u2 0 है ये वाला, तो ये पूरा 0 हो गया प्लस 2m1 m1 2 है और उसकी स्पीड है 10 बाई 2 प्लस 3 क्या दिख रहा है 440 बाई 5 8 मीटर
पर सेकेंड। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इधर ये चल रहा है कितने की स्पीड से, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये जो टकराया 0 था, और अब जो इसके पास स्पीड हो गया, सॉल्व करके देख लें, 2 4 40 और 3 2 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये जब इससे टकराया तो इसको स्पीड दे दिया कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, और अपने जो टकराया वो 2 मीटर पर सेकेंड से सेम नहीं गया, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी इससे जो टकराया तो ये इधर आया, और ये भाई साहब को और ज़्यादा स्पीड मिल गया, और 0 पहले था और अब 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से टकराने के बाद का अगर हम लोग देखें कि स्पीड जो है वो इस तरह से बन रहा है, तो हम लोग उसके चेंज इन मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं, हम उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं, और बिल्कुल जो है यहाँ पे फ्रैक्शनल जो काइनेटिक एनर्जी बताए थे वो फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस v1/u1 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस, तो 1 माइनस v1 जो है आपका वो कितना आ रहा है, -2 डिवाइडेड बाई u1 जो है वो 10 था, माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस 1 + 2/10 को हम 1/5 कह सकते हैं, तो 1 + 1/5, तो 5 और 6/5, तो 6/5 जो रेशियो आ रहा है वो फ्रैक्शनल जो चेंज है वो यहाँ पे कह रहा है। तो 6/5 को परसेंटेज में अगर देखें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6/5 × 100 कितना हो गया, ये 20, तो 6 दूनी 12, 120, मतलब ये जो फ्रैक्शनल चेंज है दोनों के बीच का जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फ्रैक्शनल चेंज है वो इतना हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और समझना उसकी भी बात करेंगे। जैसे अगर हम एक बॉल को नीचे ड्रॉप करें तो अपने उस सेम हाइट को अगर कवर करता है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और एक बॉल को ड्रॉप करें और वो कम हाइट पर आता है, यानी जितना हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं उतने तक नहीं पहुंचता है, वो यहाँ पर इन इलास्टिक है और एकदम नहीं आता है, रिबाउंस नहीं कर रहा है, बॉल टकराया अर्थ के सरफेस से और वापस नहीं आया, तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। लेकिन आजकल कुछ बॉल ऐसे भी है, जब बॉल को ड्रॉप करिएगा आप, बॉल को ड्रॉप करेंगे आप तो उस हाइट से जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं उससे वो ज़्यादा हाइट कवर कर लेता है। यहाँ जो कोलिजन है वो है सुपर इलास्टिक कोलिजन। इन सब की भी बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक आप इसको रिवाइज करें, इससे रिलेटेड सवाल को बनाएं, और डॉक्टर MS खान का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब आपने किया है, अपने फ्रेंड्स को, साथी को भी बताएं ताकि वो फिज़िक्स पढ़ सके। बहुत सारे टीचर्स जो है आपके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और आप सबकी वीडियो को देखें, मेरे वीडियो को देखें, कंपेयर करें। मुझे लगता है कि मैं आपको बेहतर ढंग से गाइड कर पा रहा हूँ। आपसे अगर कोई लगता है कि कोई क्वेश्चंस हम पूछें, सर से कुछ और हेल्प लें, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, और हमारे वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं ताकि हम और भी अच्छा कर पाएँ। थैंक यू।